इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने गांव को दिखाते हुए, जहां पर एक बूढ़ा आदमी जमीन की खुदाई कर रहा था। उस आदमी को बिल्कुल नहीं पता होता कि आखिर ये कौन सी जगह है। उसे तो सिर्फ अपनी जमीन का दायरा बढ़ाना था, इसीलिए वो लगातार खुदाई करके उसे अपने अंडर लेने लग जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो आदमी जिस जगह पर खुदाई कर रहा था, दरअसल वो हेल का दरवाजा होता है, जिसके अंदर कई सारी बुरी आत्माओं को बंद करके रखा गया था। वो बूढ़ा आदमी तो खुदाई करने वाले वेपन्स लेकर लगातार उसे खोदता ही रहता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जाकर उस जगह पे एक छोटी सी ओपनिंग ओपन हो गई। इस तरीके से अचानक ये स्ट्रक्चर बन जाने के कारण वो बूढ़ा आदमी डर गया था। लेकिन अब शायद बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस ओपनिंग के अंदर बहुत सारी आत्माएं अब बाहर निकलने लगी थी। उसमें से सबसे खतरनाक आत्मा बाहर निकल के उस बूढ़े आदमी के बॉडी में चली जाती है और उसे पूरा प्रोसेस करते हुए कंट्रोल करने लग जाती है। बूढ़े आदमी की बॉडी तो हवा में फ्लोट कर रही थी, यानी कि वो बुराई जो इतने सालों से हेल के अंदर बंद थी, वो तो अब आजाद हो चुकी है, जो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। इन सारी खतरनाक चीजों के बारे में अभी तक गांव वालों को बिल्कुल पता नहीं चला होता, क्योंकि ये बुरी चीजें शुरुआत में बहुत ही ज्यादा साइलेंट वे में होती हैं। फिर कुछ समय बाद ये अपना काला रंग दिखाती हैं। अब हमें यहाँ 1 महीने बाद उस गांव के एक शेरिफ को दिखाया गया। शेरिफ तो स्टेशन पर आ चुका होता है अपनी बेटी को पिक करने के लिए। उसकी बेटी तो पढ़ाई करके शहर से वापस आ रही थी, लेकिन जब शेरिफ अपने बेटी के साथ सामने खड़ा था, तभी उसकी बेटी एक आदमी के साथ आती है जिससे कि शायद वो प्यार करती थी और साथ ही में वो पढ़ा करते थे। इसीलिए वो उसे अपने फादर से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। हालांकि शेरिफ को अभी तक ये बातें समझती नहीं और वो उस लड़के को अपनी बेटी का एक दोस्त समझ रहा होता है। शेरिफ जब अपनी बेटी को लेकर वापस जाने लगा, तभी अचानक उस जगह पर कई सारे डाकुओं ने हमला कर दिया होता है। वो सभी डाकू बंदूक लेकर वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करते हैं और उनसे उनकी कीमती चीजें छीन लेते हैं। शेरिफ भी वहां पर मौजूद था, इसीलिए उसने अपनी गन निकाली और सीधा उनके ऊपर फायर करने लगा। दोनों तरफ से अपनी जान बचाने के लिए फायर किए जाते हैं, लेकिन उन डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण शेरिफ अकेले सरवाइव नहीं कर पाता और अब एक गोली डायरेक्टली जाकर शेरिफ को लग गई थी। शेरिफ घायल होकर वहीं पर मर गया और उसकी जान चली गई। शेरिफ को तो बचाने के लिए कोई भी नहीं आता और सारे डाकू वो कर लेते हैं जो वो करने आए थे, यानी कि लोगों को लूटना और उनकी जान लेना। अब हमें शेरिफ की आत्मा को दिखाया जाता है जो सीधा ट्रेवल करते हुए हेवन में पहुंच गई थी। शेरिफ के सामने तो एक लेडी हेड मौजूद होती है जो कि उसे सारी बातें बता रही थी। शेरिफ को तो बहुत ही ज्यादा उल्टी हो रही होती है इस पूरे सफर के कारण, क्योंकि उसने इतना फास्ट कभी ट्रेवल ही नहीं किया। वो हेड तो अब शेरिफ को साफ साफ बता रही होती है कि उसने तुम्हारा पृथ्वी पर वर्क देखा है। हेड के हिसाब से शेरिफ एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कई सारे दुश्मनों को पकड़कर मजा चखाया था। शेरिफ की बहादुरी के किस्से तो उस लेडी हेड ने सुने होते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर सोचने के बाद उस लेडी हेड ने ये डिसाइड किया था कि वो शेरिफ को RIPD डिपार्टमेंट में शामिल कर ले, यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। हालांकि शेरिफ को ये बातें बिल्कुल नहीं समझ में आती, इसी वजह से वो हेड उसे बड़े प्यार से समझा रही थी, क्योंकि एक तो शेरिफ पहले से ही कंफ्यूज था कि वो मरने के बाद यहाँ कैसे आ गया और ऊपर से वो हेड उसे एक नया काम सौंप रही है। सबसे पहले तो ये क्लियर होता है कि शेरिफ मर चुका है और उसने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए थे, इसीलिए वो डायरेक्टली हेवन में आ गया। जिसके बाद वो हेड बताती है कि करीब 1 महीने पहले गलती से हेल का दरवाजा ओपन हो गया था और उस दरवाजे के थ्रू कई सारी खतरनाक आत्माएं अब पृथ्वी पर आ चुकी हैं, जो लोगों को प्रोसेस करके उन्हें कंट्रोल करती हैं और अपने हिसाब से जो चाहे वो बुरे काम कराती हैं। उन आत्माओं को रोककर उन्हें वापस हेल में भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से हेड अब शेरिफ को कह रही थी कि तुम हमारे ऑफिसर बन जाओ, जिसमें कि तुम्हें कुछ ऐसी पावर्स मिलेंगी कि तुम वापस पृथ्वी पर जाकर उन सारे आत्माओं को पकड़ोगे और वापस हेल के अंदर डालोगे। यही तुम्हारा काम होगा। शेरिफ तो इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुश भी हो रहा था क्योंकि उसे वापस पृथ्वी पर जाने का मौका मिलेगा। वो तो अपनी बेटी से भी मिल पाएगा। इन्हीं सारे एक्साइटमेंट के चक्कर में शेरिफ ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिना ही साइन कर दिया होता है और अब वो हेड शेरिफ को सारी पावर्स देने के बाद कुछ ऐसे वेपन्स देती है जो कि उन आत्माओं को पकड़ने के काम आएंगे। दरअसल ये कुछ ऐसे एडवांस वेपन्स थे जिनकी मदद से आत्माओं के ऊपर फायर करने के बाद वो आत्माएं सीधा टेलीपोर्ट हो जाती थी हेल के अंदर। इसी तरीके से शेरिफ को सारी की सारी आत्माएं जो उस हेल के दरवाजे से बाहर निकल चुकी हैं उन्हें पकड़ना होगा। अब तो यहाँ पर बिना देरी किए शेरिफ को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है।
शेरिफ के सामने एक लेडी आ जाती है जिसका नाम जेन था और इस पूरे मिशन में वो उसके पार्टनर का रोल निभाएगी। यानी कि अब शेरिफ और जेन दोनों को साथ मिलकर ये मिशन कंप्लीट करना है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ और बदमाश लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक शौक में आकर सभी लोगों को लूट नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा था ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। यहाँ शेरिफ लगातार ट्रेवल करते हुए अपनी बेटी के घर के पास पहुंच गया। वो तो अपनी बेटी से जाकर मिलना चाहता था, लेकिन जेन नाम की वो पार्टनर शेरिफ को पकड़कर फॉरेस्ट में लेकर आ जाती है। जेन अब यहाँ पर शेरिफ को समझाने लगी कि भले ही तुम्हें वापस पृथ्वी पर आने का मौका मिला है, लेकिन तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है और तुम्हें किसी और की बॉडी में ट्रांसफर किया गया है और इस आइडेंटिटी में तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचानेगी। जब यहाँ पर जेन तलवार दिखाती है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी और अब शेरिफ जब उसके अंदर अपना चेहरा नोटिस करता है तो वो किसी लेडी का चेहरा था, यानी कि वो और जेन किसी दूसरे लेडी के बॉडी में है और ये इसीलिए किया गया था ताकि कोई भी उन दोनों को पहचान ना पाए, क्योंकि रियलिटी में तो वो दोनों मर चुके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा थे तो अपने मिशन करने के लिए। जेन तो शेरिफ को उसकी ग्रेव के पास भी लेकर आती है और उसे समझाती है कि अगर तुम डायरेक्टली भी जाकर अपनी बेटी को समझाओगे तो तुम्हारी बेटी फिर भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि ये RIPD डिपार्टमेंट वालों की जितनी चीजें हैं वो सीक्रेट ही रहे वही अच्छा है। शेरिफ तो यहाँ बहुत ही ज्यादा उदास हो गया ये सारी बातें सुनकर। वो तो एक तरीके से सोच रहा था कि पृथ्वी पर जाने के बाद वो अपनी बेटी से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो वो सामने देख कर भी अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता। अब हमें दिखाया गया कि वहाँ थोड़ी देर के अंदर शेरिफ का एक दोस्त आ जाता है। वो साथी तो शेरिफ की ग्रेव पर फ्लावर्स चढ़ाने आया था जिससे कि वो उसका सम्मान कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो दोनों लेडीज खड़ी हुई थी यानी कि शेरिफ और जेन, उसे वो बिल्कुल नहीं पहचान पाता। वो दोनों तो किसी भी तरीके से बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी शेरिफ के साथी ने बताया कि शायद शेरिफ की बेटी को किडनैप कर लिया गया है और वो बदमाश कई सारे गांव वालों के साथ उसे भी लेकर चले गए हैं। ये बातें सुनते ही शेरिफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अब वो जेन के साथ निकल पड़ता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब यहाँ दूसरे रास्ते पर उन्हीं बदमाश लोगों को दिखाया जा रहा था जो कि किडनैप किए हुए गाँव वालों को एक दूसरी जगह पर लेकर जा रहे होते हैं। उनके ऊपर तो जानवरों जैसा सुलूक किया जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अब वहाँ पर जेन आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने सभी को छुड़ाने का एक प्लान बना लिया था। जेन तो उन सारे डाकुओं के सामने आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी बहन पहाड़ के ऊपर से गिर चुकी है और उसे चोट लग गई है, इसीलिए आप लोगों में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए चलो। लेकिन वो सारे डाकू तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं, वो जेन की बातें बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जेन यहाँ पर उन्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा भी करती है और इसी लालच के कारण उन डाकुओं में से 2 डाकू उसकी मदद करने के लिए आ गए। जेन तो यहाँ पर उन दोनों डाकुओं को अब सीधा लेकर पहाड़ी वाले इलाके पर जाती है जहाँ पर शेरिफ मरने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ जादू होने के कारण बाकी सभी लोगों को शेरिफ और जेन अलग अलग वोमेन के रूप में ही दिखाई देते हैं। अब वो दोनों डाकू जब उसे देख रहे थे तभी अचानक जेन और शेरिफ ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, जैसे कि अब वो दोनों बहुत ज्यादा मारते हैं और बाकी डाकुओं को मजा चखाने के लिए चले गए थे। शेरिफ और जेन ने देखा कि गांव वाले पूरी तरीके से पिंजड़ों के अंदर बंद हैं। सबसे पहले उन दोनों ने मिलकर बाकी सारे डाकुओं को मजा चखाया और फिर उन मासूम लोगों को बाहर निकालने की टेक्निक सोचने लगे। उसका लॉक इतना ज्यादा मजबूत होता है कि नॉर्मल पत्थर से भी नहीं टूट रहा था। तभी अचानक जेन उनमें से एक कैदी के बॉडी पर कुछ नोटिस करती है। वो ये बात समझ गई थी, इसीलिए अब उसने एक हॉली वाटर निकाला जिससे कि वो उस अनजान आदमी के बॉडी पर छिड़क देती है। अब अचानक ये हॉली वाटर उस आदमी के बॉडी पर गिरते ही उसकी बॉडी तो रिएक्ट करने लगी थी। उस अनजान आदमी के चेस्ट के ऊपर तो सर्कुलर टाइप का निशान बनने लगता है। तब जाकर हमें पता चला कि ये वो आदमी है जिसके बॉडी में हेल से निकली हुई एक बुरी आत्मा चली गई थी और वो तब से ही इसे कंट्रोल कर रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन उसके चेस्ट पर लगी हुई सर्कुलर सिंबल से ही की जा सकती थी, जिसे कि जेन ने बड़े अच्छी तरीके से समझा और उसके ऊपर हॉली वाटर डाला। उस अनजान आदमी के बॉडी में से तो वो डार्क आत्मा बाहर निकलने लगी थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और अब देखते ही देखते उसने पिंजड़े को पूरी तरीके से तोड़ दिया था जिससे कि बाकी लोग भी आजाद हो जाते हैं।
और यही प्लान था जेन का, ताकि वो उस पिंजड़े को तोड़ दे और बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। वो आत्मा देखते ही बहुत नुकसान देने लग जाती है, लेकिन शेरिफ के पास वो मैजिकल गन थी जिसे कि उसने बिना देर कराए उस आत्मा के ऊपर फायर कर दिया। वो आत्मा तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाती है हेल के अंदर। यानी शेरिफ ने अपना पहला शिकार तो कर लिया होता है और सभी लोग शेरिफ से काफी इम्प्रेस भी हो चुके थे उसके इस काम के कारण। उन सभी गांव वालों की तो जान बच चुकी होती है डाकुओं से, लेकिन शेरिफ और जेन को तो साफ साफ पता था कि अभी उन्हें कई सारी बुरी आत्माओं को पकड़ना है और ये तो शुरुआत थी उनके सबसे खतरनाक मिशन की। शेरिफ और जेन को तो उन सभी लोगों में एक लड़का मिलता है जिसके भी बॉडी पर उन्हीं आत्माओं ने कब्जा कर लिया था, लेकिन देखने से ये लगता है कि पूरी तरीके से अभी तक वो आत्माएं उसकी बॉडी पर काबू नहीं कर पाई हैं। वो स्किनी नाम का लड़का तो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था, लेकिन शेरिफ ये जानते हुए भी कि इसके बॉडी में बुरी आत्मा है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसीलिए शेरिफ अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो स्किनी नाम का लड़का खुद को बचाने के लिए ये कह रहा था कि आपको मुझे मारकर कुछ नहीं मिलने वाला और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी वो आत्मा मेरे ऊपर हावी हो जाएगी तो मैं खुद ही अपने आप की जान ले लूंगा, लेकिन जब तक मेरे पास टाइम है तब तक मुझे जीने की परमिशन दी जाए। और तो और स्किनी नाम का वो लड़का कह रहा था कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो एक नॉर्मल चोरी की होती है, फिर भी मुझे हेल के अंदर भेज दिया गया और वो तो सिर्फ डर के मारे एक बुरी आत्मा के लिए काम कर रहा था। ये वही आत्मा होती है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और वो बूढ़े आदमी के बॉडी में चली गई जो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। कई सारी छोटी छोटी आत्माएं उसी के लिए काम किया करती थी। वो स्किनी नाम का लड़का तो अपने अंदर से वो आत्मा को बाहर निकाल के भी दिखाता है, जिसे कि शेरिफ और जेन देखकर काफी डर गए थे। यानी कि वो नोटिस करते हैं कि ये लड़का उस आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर ले रहा है। हालांकि उन दोनों को श्योरिटी थी कि कुछ समय बाद वो आत्मा वापस इसके ऊपर हावी हो जाएगी, जिसके बाद इस लड़के को मरना होगा। तब तक के लिए शेरिफ और जेन डिसाइड करते हैं कि इसे जिंदा रहने दिया जाए। शेरिफ तो अब एक फोटो दिखाते हुए स्किनी से पूछता है कि आखिर ये आदमी हमें कहाँ मिलेगा। दरअसल ये वही आदमी था जो लोगों को किडनैप करके लेकर जा रहा था। स्किनी तो तुरंत ही कह देता है कि ये वही बुरे लोग थे जो उस सबसे बुरी आत्मा के लिए काम करते हैं और उसी आत्मा के लिए गांव वालों को पकड़कर लेकर जाते हैं। स्किनी को उस जगह के बारे में पता था, इसीलिए शेरिफ और जेन उसे भी अपने साथ सफर पर लेकर चलते हैं। हालांकि स्किनी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा रहा था, पूरे टाइम उसके हाथ तो बंधे हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पर चलते समय बहुत ज्यादा रात होने लगी थी, इसीलिए जेन और शेरिफ एक होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो रहने के लिए एक कमरा मांग रहे थे। लेकिन अब शेरिफ और जेन लेडीज होने के कारण उन्होंने मना कर दिया था, पर तभी जेन जबरदस्ती करती है और अपनी गन निकाल लेती है, जिसके बाद उन्हें एक्सेस मिल जाता है और वो वहाँ पर रहने लगते हैं। अब शेरिफ और जेन उस होटल में मौजूद एक लेडी से पूछते हैं कि आखिर पूरे गांव वाले कहां पर चले गए हैं, हमें कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तब जाकर वो लेडी बताती है कि मेयर ने एक अफवाह फैलाई है और उसने कहा कि पहाड़ी वाले इलाकों पर बहुत सारा सोना मिलेगा। इसी लालच के अंदर आकर सारे गांव वाले उसी पहाड़ी वाले इलाके पर गए हैं ताकि वो खुदाई करके वो सारा सोना अपने पास रख लें। अब यहाँ ऐसी अफवाह मेयर ने क्यों फैलाई थी ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन शेरिफ को कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो तो जेन से कहता है कि हमें एक बार जाकर वहाँ पर चेक करना चाहिए, क्योंकि जिन डाकुओं की लोकेशन उन्होंने ट्रैक की थी वो उसी जगह पर दिखा रही होती है। जरूर वहाँ हमें कुछ सबूत मिलेंगे उस खतरनाक आत्मा के। इसीलिए अब वो दोनों तुरंत ही वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो स्किनी को बांध देते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें स्किनी के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं हुआ था। शेरिफ और जेन तो अब सीधा बाहर की तरफ आए, तभी उन्हें एक आदमी मास्क पहना हुआ दिखाई देता है। ये और कोई नहीं बल्कि मेयर ही था, जो किसी रीजन की वजह से बहुत डरा होता है। मेयर ने तो उन दोनों को बताया कि पहाड़ी वाले इलाके पर हेल का दरवाजा ओपन हो रहा है और इसी तरीके से हेल के अंदर जो खतरनाक और जानलेवा गैसेस हैं वो धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में आती जा रही हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी और जहरीली गैसेस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो हम एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। मेयर तो अब यहाँ पर शेरिफ और जेन को सारी चीजें साफ साफ बताता है कि वो आत्माएं बहुत ही जल्दी एक नया स्टेप लेने वाली हैं, जो कि रेड मून की नाइट को होने वाला था।
अब अचानक हमें वहाँ दिखाया गया कि कुछ डाकू आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। ये किसी और के नहीं बल्कि उसी आदमी के लोग थे जिसके ऊपर सबसे पहले बुरी आत्मा ने कब्जा किया था। बाकी आत्माएं उसी के हिसाब से ही काम कर रही थी। फिलहाल के लिए शेरिफ और जीन को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ चुका था जिसके बॉडी के अंदर वो बुरी आत्मा थी। उसके साथ एक लेडी भी होती है जो और कहीं नहीं बल्कि RIPD डिपार्टमेंट में ही काम करती थी, लेकिन वो लोगों की मदद करने के बजाय उस बुरी आत्मा का साथ देने लगी। जेन यहाँ पर तुरंत ही समझ जाती है कि यही वो लेडी है जो कि हमारे रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट को धोखा देकर वहाँ के सारे एडवांस वेपन को उस आत्मा को दे रही है, जिसकी वजह से ही वो आत्मा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई थी। जेन को तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो सभी जेल के अंदर बंद होते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। तभी उन सभी के जाने के बाद जेन ने ये अनुमान लगाया कि जरूर वो बुरी आत्मा इस चीज में लगी है कि रेड मून की नाइट को वो रिचुअल परफॉर्म करेगी और जो हेल का दरवाजा थोड़ा सा खुला है वो पूरी तरीके से ओपन कर दे। और एक बार हेल का दरवाजा पूरी तरीके से ओपन हो गया तो बाकी बची हुई आत्माएं भी आजाद हो जाएंगी। ऐसा होने से सभी इंसान काफी खतरे में पड़ सकते थे क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल करने लगती और फिर चारों तरफ तबाही होगी और सिर्फ बुरी आत्माओं का राज होगा। ये सारी चीजें जेन और शेरिफ बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए अब वो प्लान बनाने लगे कि किस तरीके से बाहर निकला जाए। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि थोड़े ही समय के अंदर वहाँ स्किनी आ गया था। स्किनी ने तो जल्द से जल्द सारे गार्ड्स को मार दिया और शेरिफ और जेन को बाहर निकाला। दरअसल स्किनी को होटल के अंदर उसी लेडी ने आजाद किया होता है जिसने कि उन दोनों को इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन यहाँ पर स्किनी जेन और शेरिफ को एक पेपर दिखाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस न्यूज़पेपर के अंदर वो चीज लिखी होती है कि शेरिफ के ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था और उन डाकुओं में से स्किनी भी एक होता है। लेकिन स्किनी तो कहने लगा कि मुझे फंसाया गया है, मुझे ये सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैं तो किसी को भी नहीं मार सकता, तो आखिरकार मेरा नाम इसमें क्यों आया। जिसके बाद खुद शेरिफ ने ये कंफर्म किया था कि उन डाकुओं में स्किनी बिल्कुल भी नहीं शामिल था, यानी कि स्किनी पूरी तरीके से बेगुनाह है। अब यहाँ आजाद होने के बाद जेन, स्किनी और शेरिफ निकल पड़ते हैं उन आत्माओं को मजा चखाने के लिए ताकि उन्हें वापस हेल के दरवाजे के अंदर भेजा जा सके और इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचा लिया जाए। हालांकि वो अनजान जगह जहाँ पर वो जा रहे थे वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और चारों तरफ आग लगी हुई थी, इसीलिए जेन यहाँ पर शेरिफ और स्किनी को समझा रही होती है कि तुम्हें इसके आगे खुद ही जाना पड़ेगा। इसके पीछे तो एक बहुत ही बड़ा रीजन था। जेन बताने लगी कि जब वो जिंदा हुआ करती थी तो गांव के बहुत सारे लोगों ने उसे एक विष समझकर जिंदा ही जला दिया। ये तो जेन के साथ एक अन्याय हुआ होता है, लेकिन उस दिन के बाद से ही जेन आग से बहुत ज्यादा डरने लगी। यही रीजन होता है कि जेन अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन वो शेरिफ और स्किनी को पूरा प्लान समझाती है और हर एक पॉसिबिलिटीज बताती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो कैसे उन बुरी आत्माओं को हराएंगे। जेन तो यहाँ शेरिफ को हॉली वाटर दे रही थी जिससे कि वो आत्माओं से लड़ाई कर सके। ये वही हॉली वाटर होता है जिसे कि उन लोगों ने किसी आदमी के ऊपर डाला था जिसके बॉडी में वो आत्मा थी और हॉली वाटर पड़ते ही वो आत्मा बाहर आ गई। लेकिन जेन शेरिफ और स्किनी को समझाती है कि तुम्हें इस हॉली वाटर को हेल के गेट पर डालना पड़ेगा जिससे कि वो हेल गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और उसके बाद ये सारी आत्माएं वापस हेल के अंदर चली जाएंगी। ये काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा और हॉली वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब शेरिफ जेन से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, ये काम तुम्हारे ही हाथों होना चाहिए। भले ही तुम आग से डरती हो लेकिन तुम्हें अपने डर के ऊपर ओवरकम करना ही होगा। शेरिफ ने एक तरीके से जेन को मोटिवेट किया कि तुम अभी भी कर सकती हो, तुम्हें जब भी कंफर्टेबल लगे तुम अंदर आ जाना, लेकिन हम अपने साथ हॉली वाटर लेकर नहीं जाएंगे, हेल के गेट को तुम ही बंद करोगी। ये कहते ही शेरिफ और स्किनी निकल पड़ते हैं उन आत्माओं को खत्म करने के लिए। चारों तरफ बुरी आत्माएं फैली हुई थीं, जिन्होंने हर किसी इंसान के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन शेरिफ और स्किनी अपने वेपन की मदद से उन सारे आत्माओं को शूट करते जा रहे थे। गोली लगते ही वो आत्माएं टेलीपोर्ट हो जाती हैं हेल के अंदर और इसी तरीके से उन दोनों डुओ ने बहुत अच्छी तरीके से फाइटिंग की। लगभग उन्होंने कई सारी आत्माओं को हेल में भेज दिया था, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा पावरफुल वाली आत्मा यानी कि वो बूढ़ा आदमी जिसके बॉडी पर उसने कब्जा किया था वो अभी भी जिंदा होता है।
हालांकि स्किनी और शेरिफ ने उस आत्मा के ऊपर भी गन चला कर देखी, पर वो इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो बुलेट को बीच में ही रोक दे रही थी, जिसकी वजह से अब शेरिफ को अंदाजा तो हो गया था कि वो इस तरीके से गन की मदद से उस आत्मा को नहीं मार सकते। इसके लिए कोई दूसरा वे ढूंढना पड़ेगा। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि शेरिफ और स्किनी काफी कमजोर हो चले हैं, क्योंकि उनके सामने कई भारी संख्या में आत्माएं मौजूद थीं और वो तो सिर्फ 2 ही लोग थे। आखिर वो इस कंडीशन को कब तक संभाल कर रखेंगे। लेकिन तभी एंट्री होती है जेन की, जिसने कि किसी भी हालत में अपने डर के ऊपर काबू किया और आग से बिना डरे उस हेल के गेट के पास बढ़ने लगी। जेन ने तुरंत ही हॉली वाटर को निकाल लिया था और वो हेल के गेट के ऊपर डाल देती है। हॉली वाटर गिरते ही अचानक वो पूरी तरीके से बंद होने लगा था। जितनी भी आत्माएं बाहर मौजूद होती हैं वो अब अंदर खींची चली गई थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद वो हेल का गेट बंद हो जाता है और वो सारी बुरी आत्माएं भी अब लगातार उसके अंदर कैद हो चली थी। हालांकि उन सभी को लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के अंदर मौजूद सबसे खतरनाक आत्मा अभी भी जिंदा होती है और वो अब उनकी तरफ बढ़ने लगी थी उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। वो सबसे ज्यादा बुरी आत्मा तो अपने फुल पावर में आ जाती है और उस बूढ़े आदमी की बॉडी को छोड़ देती है। यहाँ उसका असली रूप देखने के लिए मिल रहा था, जो काफी डरावना होता है। वो बुरी आत्मा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उसने हजारों आत्माओं की एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है। इसी वजह से शेरिफ और स्किनी जब उसके पर गन चला रहे थे तो वो हर एक आत्मा को अपने बीच में ला दे रहा था, जिससे कि वो गोली उसे न लगकर वो दूसरी आत्मा को लगती थी। और अब बिना कुछ सोचे समझे उस बुरी आत्मा ने जेन, स्किनी और शेरिफ के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो तो ऐसे खतरनाक एनर्जी वेव्स छोड़ता है जिससे कि वो लोग दूर जाकर गिर रहे थे। जेन और स्किनी तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। सिर्फ अब उस आत्मा के सामने शेरिफ ही खड़ा था। शेरिफ भी ये समझ जाता है कि इन नॉर्मल वेपन से तो इसे मारा नहीं जा सकता, इसीलिए उसने पहले ही जेन से थोड़ा सा हॉली वाटर ले लिया होता है और अब कैसे भी करके शेरिफ ने उस हॉली वाटर को अपने गन के अंदर डाल दिया, जो उस बुलेट के ऊपर पूरी तरीके से लग जाता है। शेरिफ तो अब अपने निशाने को परफेक्ट करने लगा और एक अच्छा फायरिंग प्लेस देखने लगा जहां से उस आत्मा के ऊपर फायर किया जाए। हालांकि यहाँ पर जेन और स्किनी उस आत्मा को बिजी रख रहे थे, जिससे कि शेरिफ को एक अच्छा मौका मिल जाए, और वो मौका थोड़ी देर में मिल भी जाता है। शेरिफ ने तो अब उस हॉली वाटर वाले बुलेट को तुरंत ही उस आत्मा के ऊपर फायर कर दिया और अब अचानक उसे गोली लगने के बाद वो आत्मा तुरंत ही ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि हॉली वाटर में इतनी पावर थी कि कोई भी आत्मा उसे सहन नहीं कर सकती, चाहे उसके अंदर कितनी भी डार्क शक्तियां मौजूद हों। शेरिफ, जेन और स्किनी की इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण उन्होंने सबसे खतरनाक आत्मा को मारने में कामयाब हो गए थे और अब शायद हेल का गेट बंद होने के कारण कोई भी बुरी आत्मा वापस नहीं आएगी। वो तीनों तो इसमें बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। शुरुआत में तो शेरिफ को खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट काम उसे दिया गया है, पर RIPD डिपार्टमेंट वालों ने कुछ सोच समझकर ही उसे चुना था, जो कि शेरिफ उसमें सक्सेसफुल रहा। यहाँ शेरिफ को पता होता है कि मेयर बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, इसीलिए उसने मेयर की रियलिटी सभी लोगों को बता दी और स्किनी को वहाँ का नया मेयर बना दिया। यानी कि स्किनी ही आगे चलकर इस पूरे गांव की देख रेख करेगा और इसकी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगा। अब यहाँ स्किनी के अंदर जो अच्छी आत्मा थी वो कहती है कि मैं हेल के अंदर नहीं जाना चाहती, मैं इसी जगह पर रहना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए अब जेन कहती है कि मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हें हेवन में बुला लिया जाए, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। स्किनी के अंदर मौजूद अच्छी आत्मा इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बतौर इस जगह के मेयर की उपाधि लेकर वहाँ की सारे उद्योग संभालने लगा। शेरिफ तो अब यहाँ तुरंत ही जेन के साथ अपनी बेटी की शादी में जाता है। उसकी बेटी तो अपने उसी फ्रेंड से शादी करने वाली थी। शेरिफ बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, लेकिन वो अपनी बेटी को कैसे बताए कि वो उसका फादर है, क्योंकि उसकी बेटी को तो सिर्फ 2 लेडीज ही दिखाई देती हैं जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। हालांकि बीच बीच में शेरिफ उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेन ने उसे रोक लिया था। शेरिफ आखिरी बार अपनी बेटी से गले लगता है और उसे विशेष देकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ शेरिफ का काम खत्म हो गया था, इसीलिए वो जेन से कहता है कि मैं वापस हेवन में जाकर आराम करूंगा। तभी जेन कहती है कि शायद तुमने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम्हें 100 सालों तक RIPD डिपार्टमेंट में काम करना होगा, जब तक तुम पर्टिकुलर अमाउंट के केसेस सॉल्व ना कर लो, और तब तक तुम हेवन में नहीं जा सकते, तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। ये बातें सुनकर शेरिफ एकदम चौंक जाता है और उसी जगह पर हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई।